एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 5 बजे 10 रिपोर्टर्स में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे सीमा की, क्योंकि भारत और चीन के सीमा पर जिस तरीके से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, 30 अगस्त को भी पैंगोंग झील इलाके में दक्षिणी क्षेत्र में हुई घटना के बाद अब बातचीत जो है वो जारी है, लेकिन दोनों ओर से सैन्य मौजूदगी को वहां पर बढ़ाया जा रहा है। अब भारत और चीन ने अपनी अपनी ओर से टैंकों की तैनाती कर दी है, जो कि ऐसी जगह मौजूद है जहां से फायरिंग की जा सकती है। और चीनी टैंक और सैन्य वाहन पैंगोंग इलाके के कालाटॉप माउंटेन क्षेत्र के पास मौजूद हैं। इस इलाके को भारतीय सेना ने अपने कब्जे में अब ले लिया है। दरअसल इस इलाके में कालाटॉप एक महत्वपूर्ण जगह है जो लड़ाई के हिसाब से भी काफी अहम है, और भारत की स्पेशल फोर्सेज ने चकमा देते हुए उसी कालाटॉप को अपने कब्जे में फिलहाल ले लिया है। अगर भारत की बात की जाए तो भारतीय सेना ने भी चुशूल और पैंगोंग त्सो इलाके में पहले से ही अपने टैंक तैनात कर रखे हैं। भारतीय टैंक जहां ताजा झड़प हुई थी उसके दक्षिणी छोर पर तैनात हैं। और बता दें कि चीन की हर हरकत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने टैंक और आर्टिलरी सपोर्ट को कालाटॉप इलाके में बिछाया हुआ है। दूसरी ओर चीन ने भी बड़ी संख्या में बड़े और छोटे टैंक की तैनाती वहां पर कर दी है, जो भारतीय रेंज के बिल्कुल पास हैं। बता दें कि 29 और 30 अगस्त की रात को हुई ताजा झड़प के बाद से ही बॉर्डर पर तनाव की स्थिति अब बनी हुई है, लेकिन इस मसले को सुलझाने के लिए ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत भी जारी है। हालांकि इसका अभी तक कुछ नतीजा आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है फिलहाल बॉर्डर पर जिस तरीके से तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है, तो फिलहाल क्या कुछ हलचल है? जी देखिए, दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति जो है वो बरकरार है। हालांकि ब्रिगेडियर लेवल की टॉक जो है वो चल रही है, लेकिन अभी नतीजा कुछ भी नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि जिस तरह से चाइना ने एक बार फिर से अपनी नापाक हरकत को अंजाम देते हुए अब हिमाकत की है। फिर से 29 और 30 की रात को फिर से अपनी विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए जो चाइना के सैनिक है वो उन्होंने दखल अंदाजी की है भारतीय सीमा में। लेकिन भारत के वीर जवानों ने अपनी कौशल का साहस देते हुए उन्होंने वहां से उनको हटा दिया और जो कालाटॉप इलाका है उस पे अपना कब्जा जो है वो कर लिया है। क्योंकि उस कालाटॉप जो जगह है वहां से चाइना जो है भारतीय क्षेत्र पर नजर रख सकता था। इसी वजह से भारत के जवानों ने कालाटॉप इलाके को अपने कब्जे में ले लिया, और जिससे चाइना जो है भड़का हुआ है। और दोनों देशों के बीच में टैंक और आर्टिलरी जो है दोनों के मुंह जो है एक दूसरे की तरफ है, और अब तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा बनी हुई है। अब देखना यही होगा कि क्या बातचीत से मसला हल हो पाएगा या नहीं। रविंद्र, जिस तरीके से बातचीत चल रही है फिलहाल ब्रिगेडियर लेवल के स्तर पर जो बातचीत चल रही है उसका कोई नतीजा अभी तक सामने आया है, या क्या कुछ बातचीत वहां पर फिलहाल हो रही है? इस बारे में कुछ सूत्रों के हवाले से कोई खबर आई हो? जी देखिए, जिस दिन ये सारा घटनाक्रम हुआ 29-30 की रात को, उसके दूसरे दिन ही हालांकि कमांडर लेवल की टॉक जो है वो चली है, लेकिन अब ब्रिगेडियर लेवल की टॉक चल रही है। लेकिन अभी तक जो भी नतीजा है वो कुछ सामने नहीं आ रहा है। हालांकि तनाव की स्थिति बरकरार है। दोनों देशों के जवान जो हैं वो एक दूसरे की तरफ अपने हथियारों का मुंह करके खड़े हैं। अब देखना यही होगा कि अगर बातचीत जो है सकारात्मक रहती है तो दोनों देशों के बीच में शांति बनी रहेगी, क्योंकि पहले भी जो जून के महीने में चाइना के सैनिकों ने झड़प की थी भारतीय सैनिकों के साथ, जिसमें चाइना को ही नुकसान उठाना पड़ा था। कम से कम उसके 100 सैनिक जो हैं वो मारे गए थे। तो उसके बाद चाइना थोड़ा जो जवान है उसके या जो सेना है वो थोड़ा सा डरी जरूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से वही हिमाकत जो है वो की गई है और उसका जवाब जो है भारतीय सेना ने दिया है। लेकिन अभी तक जो है कहें तो बातचीत जो है वो जारी है और अभी तक कोई नतीजा जो है वो सामने नहीं आ रहा है। बिल्कुल रविंद्र, जिस तरीके से अब भारतीय सेना का जो रुख देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल जिस तरीके से चीन की हरकतें होती हैं, चीन की भाषा में ही अब जवाब दिया जा रहा है, तो उसकी जो अब बौखलाहट है वो बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही होगी। तो क्या कुछ शर्तें चीन की तरफ से रखी जा सकती हैं?
जी देखिए, शर्तें यही हैं कि एक तो सबसे पहले ये होगा कि भारत की तरफ से भी बातचीत का जरिया जो शुरू किया गया जी। है, अगर बातचीत जारी रहती है, बातचीत अगर सफल होती है, तो उसमें भारत की तरफ से भी ये पक्ष रखा जाएगा कि जिस तरह से चाइना के सैनिक जो लगातार भारतीय क्षेत्र में दखलंदाजी करते हैं, वो चाहे लद्दाख हो या फिर सिक्किम हो या कहीं जो हिमाचल के साथ लगते चाइना का बॉर्डर है वहां पर हो, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से चाइना को परहेज करना होगा, अपने सैनिकों को समझाना होगा। और वहीं चाइना भी लगातार यही कोशिश, क्योंकि चाइना जिस तरह से कोरोना के बाद हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी हर जगह किरकिरी जो है हो रही है, उसी के चलते चाइना जो है अब अपनी डाइवर्ट जो चीजें हैं वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अमेरिका बार बार, जिस तरह से कोरोना के बाद अमेरिका ने सख्त रुख अख्तियार किया था, अपने जो जंगी बेड़े हैं वो चाइना की तरफ कूच भी किए थे, तो उससे भी बौखलाहट जो है वो चाइना में बनी हुई है। तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो नजर आ रहा है कि वो भारत के साथ अब जो है इस तरह की हिमाकत जो है वो कर रहा है इन सब चीजों को डाइवर्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं चाइना घबराया जरूर हुआ है, क्योंकि भारत का रुख जो है वो अब कड़ा है, वो पहले वाला 65 वाला भारत नहीं रहा है, अब 2020 वाला भारत है। और चाइना को समझना होगा कि अगर चाइना ने कोई हिमाकत की तो उसको उसी की तरीके से जवाब दिया जाएगा। क्योंकि जी बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से जो चीन की हिमाकत रहती है उसको उसी के तरीके से अब भारतीय सेना ने जवाब देना शुरू कर दिया है, इसी वजह से चीन में अब काफी बौखलाहट है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के रायबरेली की पुलिस अपने कारनामों की वजह से आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है और इस बार मामला गंभीर है। पुलिस हिरासत में एक युवक की पिटाई के बाद मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर के यूपी की योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। लखनऊ में आम आदमी पार्टी की SC/ST विंग ने आज प्रदर्शन किया है और इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए गांधी प्रतिमा के पास पहुंच गए, जहां पर पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भांजी और लगभग 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। वहीं हिरासत में लिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जिस तरीके से लगातार इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और राजनीतिक पार्टियां जो विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में वो लगातार योगी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच अब ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है लखनऊ में, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। विरोधी सरकार को मुद्दों का जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी रण में आ चुकी है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकाल में दलितों पर अत्याचार, दमन, शोषण हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बताना चाहता हूँ। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल जिन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था, क्या उन्हें छोड़ दिया गया है? देखिए हितेंद्र, आम आदमी पार्टी आज लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर स्थित गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन कर रही थी। लालगंज रायबरेली में लगता है वहां पर एक दलित युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो SC/ST विंग है आम आदमी पार्टी का वो प्रदर्शन कर रहा था और पुलिस ने यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उन पर लाठियां भांजी हैं और कई लोगों को हिरासत में लिया। अभी उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया है जहाँ पर उस पर कार्रवाई करी जा रही है। जी पुनीत, पुलिस को लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा? क्या ऐसी क्या हरकत कर रहे थे ये कार्यकर्ता? देखिए विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जिनकी संख्या कुछ ज्यादा थी और पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी वो मान नहीं रहे थे और उसके बाद उन्होंने गांधी प्रतिमा के पास जाकर के प्रदर्शन किया। पुलिस का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर के जिस तरीके की गाइडलाइन जारी है उसका सरासर उल्लंघन हो रहा था और उनसे निवेदन किया गया कि आप कम संख्या में प्रदर्शन करिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठी भांजी है और जो पुलिस की पकड़ में आए हैं उनको अरेस्ट करके पुलिस लाइन ले जाया गया है। जी, तो अभी तक कब उनको रिहा किया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी पुलिस की तरफ से? देखिए अभी तो हाल फिलहाल
लाइन में रखा गया है। उसके बाद उनका शांति भंग में चालान किया जाएगा और शांति भंग में चालान करने के बाद उनको कल सुबह जमानत के तौर पर मिल सकती है। यहाँ तुरंत के तुरंत वहीं पुलिस लाइन से जमानत मिल जाती है। अभी इस पर पूरी प्रक्रिया पर पुलिस कार्य कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और किसी तरीके के नियम में बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रख रहे थे। लेकिन क्योंकि वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, इस वजह से पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां बांध दी है और उनको हिरासत में लिया। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के यूपी के प्रभारी संजय सिंह वो आरोप लगा चुके कि आम आदमी पार्टी का जो गोमती नगर में कार्यालय था, तो वहां पर योगी सरकार पुलिस भेज करके मकान मालिक को धमकाती, जिसके चलते उनका कार्यालय बंद हुआ है। कहीं ना कहीं विपक्ष की एक मुख्य भूमिका में धीरे धीरे आम आदमी पार्टी आ रही है और आज एससी विंग ने इस तरीके से प्रदर्शन किया है और सरकार से उस दलित युवक के प्रति न्याय की मांग करी है। और जो इसमें पुलिस ने लाठियां बांध के हिरासत में जिन लोगों को लिया गया है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी रोष व्याप्त है और उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द हमारे कार्यकर्ता रिहा नहीं किए गए तो एक बड़ा प्रदर्शन जरूर होगा। जी, तो जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं अब योगी सरकार के खिलाफ, तो जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं जिनकी वजह से उस युवक की हत्या हुई है या मौत हुई है, तो क्या उन पर कोई कार्रवाई करने के लिए कोई आश्वासन पुलिस प्रशासन की तरफ से दिया गया है? देखिए, लालगंज थाने में जिस तरीके का ये वारदात हुई थी, एक दलित युवक की थाने में मौत हुई थी पुलिस हिरासत में, उसमें जो दोषी पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई करी गई है और आगे की कार्रवाई का भरोसा भी वहां के डीएम ने दिया, क्योंकि गांव के लोगों ने लालगंज फतेहपुर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको जाम कर दिया था। उसके बाद उनको आश्वासन दिया डीएम ने, लेकिन इसके बाद ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार की सरकार करा रही है, ऐसी ये लोग सीधे तौर पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस सरकार में दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं और सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। और जो आम आदमी पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि वो दलित विंग के साथ खड़ी है। आज उनका जो SC/ST विंग है उसने प्रदर्शन किया है और सरकार से मांग करी है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको उचित मुआवजा दिया जाए और दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पुनीत मोहन, लगातार लखनऊ में जिस तरीके से जो स्थिति आज देखने को मिली, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था और अभी तक उनको नहीं छोड़ा गया है और उन पर शांति भंग करने की प्रक्रिया के तहत मामला भी दर्ज किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान के ऊपर से NSA हटाने का आदेश दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NSA हटाने का आदेश जारी करते हुए डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का निर्देश भी दिया है। बता दें कि डॉक्टर कफील पर NSA लगाने को चुनौती दी गई थी। डॉक्टर कफील की मां नुजहत परवीन की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी और दरअसल डॉक्टर कफील पर नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर के भड़काऊ भाषण देने के मामले में NSA के तहत कार्रवाई की गई थी। डीएम अलीगढ़ ने नफरत फैलाने के आरोप में डॉक्टर कफील पर NSA लगाया था और पिछले कई महीनों से कफील खान जो है वो मथुरा की जेल में बंद हैं। तो ये पूरा मामला भी लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और लगातार जो विपक्षी दल हैं वो डॉक्टर कफील की रिहाई की मांग करती रही हैं और अब इस पूरे मामले में जब ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और इस पूरे मामले में योगी सरकार को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका हाईकोर्ट की तरफ से लगा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने तुरंत डॉक्टर कफील को रिहा करने के लिए आदेश दिए हैं और साथ ही साथ गैर कानूनी भी बताया गया है कि NSA को जिस तरीके से लगाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे उस वक्त नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ और NRC के खिलाफ, तो उसी में डॉक्टर कफील भी आरोपी हैं भड़काऊ बयान देने के। तो उस पूरे मामले की जब जांच की गई और सुनवाई हुई इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट से योगी सरकार को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन करने वालों पर लगाम लगाई थी योगी सरकार ने उस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही थी और भड़काऊ बयान देने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई थी, तो उसी को लेकर के NSA लगाया गया था डॉक्टर कफील पर, क्योंकि कफील एक काफ़ी विवादित चेहरा पहले भी रह चुके हैं गोरखपुर में जिस तरीके से, तो अब उन्हें रिहा करने के आदेश दिए गए हैं हाईकोर्ट की तरफ से। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के हरिद्वार में राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी की है। द्वारहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण के आरोप एक महिला ने लगाए हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने इस मामले पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है। हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और बीजेपी विधायक पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। इसके अलावा चेतावनी भी दी गई है कि अगर एक हफ्ते में सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। अरे भाई, सरकार ये जो है मदमस्त सरकार है और सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
और आज एक बेटी न्याय के लिए दर दर भटक रही है और भाजपा सरकार की पे जूं नहीं रेंग रही है और भाजपा सरकार उल्टी विधायक जी की पत्नी से उस महिला पे मुकदमा दर्ज कराने का काम करते हैं। तो हमारा निवेदन है उस महिला को न्याय मिलना चाहिए, उसकी डीएनए की जो मांग है उसकी मांग पूरी होनी चाहिए और विधायक जी को सच अगर वो हैं तो फिर डर क्यों रहे हैं? अरे आगे बढ़कर अपनी जांच कराएं। और आज ये राष्ट्रपति का जो ज्ञापन दे रहे हैं उसके माध्यम से आपको ये बता दे रहे हैं कि ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि यदि इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़कों पर होगी और इनका पूरा देहरादून में इसमें पूरा घेराव किया जाएगा और इनके भाजपा के जितने भी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, जो भी इसमें लिप्त हैं, जो भी इसको इसमें बचा रहे हैं, उनको सबको। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है उसको लेकर के अब राजनीति भी शुरू हो गई है। जिस तरीके से एक महिला ने एक बीजेपी विधायक पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और उसके बाद अब विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और विधायक पर कार्रवाई ना करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम फिलहाल दिया गया है और ये चेतावनी दी गई है कि अगर विधायक सही हैं तो जांच में सामने आए, जांच करवाएं और इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन विधायक जिस तरीके से विधायक की पत्नी ने भी इस मामले में कहीं ना कहीं जो आरोप लगाने वाली जो महिला है, जो पीड़िता है, उस पर भी अब मामला दर्ज करने की बात सामने आई है और जिस तरीके से कोर्ट तक ही अब मामला पहुंच चुका है तो वहीं अब सड़कों पर भी विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और विधायक पर सख्त कार्रवाई करने की मांग लगातार की जा रही है और सरकार पर कहीं ना कहीं उस विधायक को बचाने का आरोप अब लग रहा है। तो जिस तरीके से एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है तो अब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। विकास खरे हमारे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ पूरी जानकारी है किस तरीके से ये जो विरोध प्रदर्शन किया गया है, तो क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेताओं का? अब क्या कुछ उनकी आगे की रणनीति रहेगी जिस तरीके से उन्होंने अल्टीमेटम दिया है 1 हफ्ते का सरकार को? बिल्कुल हितेंद्र, साफ और सीधी बात है। जिस तरह से बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है तो वहीं आज बेटी भी न्याय के लिए दर दर भटक रही है। वहीं आपको बता दें, द्वाराहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण के आरोप का कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है, जिससे बुनाने के कांग्रेस लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है। हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और बीजेपी विधायक पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। और वहीं कांग्रेसियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। और इसी की राह पर अगर बीजेपी सरकार भी विधायक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करती है तो साफ तौर पर कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर धरने प्रदर्शन की बात कही है। हितेंद्र जी, विकास, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आखिर क्यों अभी तक विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कहीं ना कहीं जो पीड़िता है उस पर ही मामला दर्ज किया गया है? बिल्कुल, जिस तरह से हितेंद्र आप साफ तौर पे देखा जाता है कि जो बीजेपी सरकार है जिनका साफ तौर पे नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटी ही बीजेपी की सरकार में न्याय के लिए दर दर भटक रही है। जिस तरह से आरोपी विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था तो वहीं बात की जाए तो जो पीड़ित महिला है उस पर ही उल्टा मुकदमा यहाँ पर किया गया है। तो जिससे कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि अब सरकार में आज बेटी न्याय के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन यह सरकार है कि बेटी पीड़ित महिला पर मुकदमा दर्ज करने का काम कर रही है। कांग्रेस पीड़ित महिला के साथ खड़ी है। साफ तौर पे कांग्रेस ने यह आदेश दिया है और सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के अंदर आप कोई विधायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर लगातार आंदोलन करेगी। जी, इस बारे में कोई जानकारी है क्या विकास? क्या आखिर क्यों अभी तक उस पर मामला जो है वो दर्ज नहीं किया गया है? विधायक पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई है? इस बारे में कोई पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? बिल्कुल हितेंद्र, बात की जाए तो अब इस पर प्रशासन कुछ भी कहने से फिलहाल कतरा रहा है। जिस समय पुलिस से बात यहाँ पर की गई थी तो प्रशासन का साफ तौर पर कहना है, जिस तरह से मीडिया वहां पर पहुंची थी तो मीडिया से जो प्रशासन ने जो है मुकदमा होने से साफ तौर पर मना कर दिया था। बात की जाए तो द्वाराहाट बीजेपी विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण के आरोप कांग्रेस लगातार मुखर हो रही है और सड़कों पर उतरकर धरने प्रदर्शन भी कर रही है और सरकार ने मांग कर रही है कि विधायक पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई हो और की जाए। अगर देखना होगा कि इस मामले में अब प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है, या सरकार के जो नुमाइंदे हैं जो विधायक है या ऐसे ही खुलेआम जो बेटियों के साथ यौन शोषण करते हैं और उनको खुलेआम छोड़ दिया जाता है। हितेंद्र जी, विकास, इस पूरे मामले में जो जानकारी सामने आ रही है, हाईकोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है, अब वहां पर क्या कुछ कार्रवाई होनी है और कब सुनवाई होनी है अगली? बिल्कुल हितेंद्र, बात की जाए तो अब जो है मामला बड़े उच्च जो है हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। जब पीड़ित महिला को
धरातल पर कुछ भी कार्रवाई करने के अगर प्रशासन ने कुछ भी इनको जो है आश्वासन नहीं दिया था, तो इसलिए महिला को जो है अब हाईकोर्ट में जाना पड़ा है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट में महिला को किस तरह का न्याय मिलता है, या ऐसे ही महिला अब भी बीजेपी की सरकार में जिस तरह से बीजेपी लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है या दर दर भटकती है, या उस महिला को इंसाफ मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस लगातार चेता रही है कि अगर एक सप्ताह के अंदर बीजेपी विधायक पर कुछ किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतरेगी, धरने प्रदर्शन करेगी। हरिद्वार के जो कांग्रेसी नेता है संजय पालीवाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर महिला जी विकास, बिल्कुल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये पूरा मामला अब राजनीतिक बन चुका है और इसमें विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। तो यूपी की योगी सरकार बड़े माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसती जा रही है। प्रयागराज के पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद पर कार्रवाई के साथ अब बारी दिलीप मिश्रा की भी आ गई है। दिलीप मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। पुलिस ने नैनी चाका के पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा की 12 ऐसी संपत्तियों को चिन्हित किया है जो अपराध या बाहुबल से अर्जित की गई हैं। पुलिस ने डीएम को संपत्तियों का ब्यौरा भेज दिया है और जिस पर डीएम ने भी मोहर लगा दी है। इसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इस कुर्की की कार्रवाई को 14 सितंबर तक पूरा किया जाना है। ये अवैध संपत्तियां दिलीप मिश्रा और उनके नज़दीकियों के नाम से अर्जित की गई हैं और पुलिस दिलीप मिश्रा और उनके करीबियों के शस्त्र लाइसेंस का भी चिन्हीकरण कर रही है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में जितने भी जो अपराधी हैं, जो बड़े नाम हैं, जिनका दबदबा उनके इलाके में चलता है, अब ऐसे लोगों पर जो उन्होंने अपराध से अपनी संपत्तियां बनाई हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है लगातार। और अब ऐसे ही एक नाम और सामने आया है, दिलीप मिश्रा, जो काफ़ी चर्चित और विवादित चेहरा हैं, जिनका दबदबा अपने इलाके में चलता था और वो अतिक्रमण करते थे गरीबों की ज़मीनों का। तो अब ऐसी 12 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं जो अपराध के रास्ते उन्होंने अर्जित की हैं, अपराध के रास्ते जिन पर उन्होंने कब्जा जमाया है। अब उनकी कुर्की की जानी है। 14 सितंबर तक का वक्त है। 14 सितंबर से पहले उन जो संपत्तियां चिन्हित की गई हैं उन्हें कुर्क कर लिया जाएगा। लगातार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है वो जो ऐसे अपराधी थे, जो चर्चित चेहरे थे, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ। राशिद, क्या कुछ फिलहाल पूरी जानकारी इस पूरे मामले पर मिल रही है? जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो अब ऐसे ही दिलीप मिश्रा का नाम सामने आया है जिनकी 12 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। उसकी कुर्की के लिए किस तरीके से अब कार्रवाई चल रही है? जो रफीकुल्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। और रफीकुल्ला, किस तरीके की कार्रवाई फिलहाल की जा रही है दिलीप मिश्रा के खिलाफ? कार्रवाई प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। बाकी पूरी तरीके से जो जिलाधिकारी महोदय ने अपने स्तर से जो आदेश जारी किए हैं वो कार्रवाई के उनके ऊपर जो उनकी संपत्तियां हैं उसको अपने कब्जे में लिया जा रहा है। बाकी जो उनसे जुड़े लोग हैं उनको चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई जा रही है। इस तरीके से पूरी तरीके से प्रशासन, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन पूरी तैयारी करके कई 4-5 टीमें गठित कर दी। जी रफीक, जिस तरीके से जो 12 अलग अलग जगहों पर ये जो संपत्तियां पाई गई हैं, जो चिन्हित की गई हैं, वो किन लोगों से ली गई है और जो पीड़ित हैं वो किस तरीके की प्रतिक्रिया फिलहाल दे रहे हैं? ये संपत्तियां अगर देखा जाए तो इस संपत्तियों को अवैध रूप से अर्जित किया गया है और जो लोग पीड़ित हैं उनको किसी को धमका करके, किसी को परेशान करके इस तरीके से संपत्तियों को अर्जित किया गया है। अब चूंकि ये मामला प्रकाश में आया है तो प्रशासन ने संज्ञान में इसको लेकर के और गंभीरता से कार्रवाई शुरू की है। जी रफीक, ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से अब इनकी जो संपत्तियां हैं जो अवैध तरीके से अर्जित की गई हैं उनको अब उनकी कुर्की की जाएगी, तो क्या जिन लोगों की वो जमीन थी वापस उन्हें दी जाएगी या फिर सरकार के पास रहेगी? नहीं, जमीन तो उनको दी जाएगी, मगर वो जमीन अकॉर्डिंग टू लॉ जो जिस तरीके से अभी तो शासन अपने कब्जे में लेगी, फिर उसके बाद कोर्ट के माध्यम से वो जमीन वो अपने डॉक्यूमेंट दिखलाएंगे। डॉक्यूमेंट दिखलाने के बाद फिर उनके पक्ष में रिलीज की जाएगी जिसकी जमीन होगी उसको। जी, और इसके अलावा रफीक, जो दिलीप मिश्रा है वहाँ उस खेमे से किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्योंकि जो जानकारी सामने आई है दिलीप मिश्रा ने कई अपने नज़दीकियों या रिश्तेदारों के नाम वो ज़मीन करवाई हुई है, तो ऐसे में उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है?
उनका कहना तो ये है कि ये जमीन चूंकि मेरी पुश्तैनी है और कुछ जमीनें मैंने परचेज की हैं, उनके परिजनों को, उनके परिवार वालों को कहना है जमीनें हमारी परचेज की हुई हैं या हमारे परिवार से संबंधित लोगों की जमीनें हैं। मगर जहां तक प्रशासन का कहना है कि वो जमीन जो बेसहारा दबे कुछ के लोग हैं उनसे जो है जबरदस्ती जो है हड़प करके उसको कब्जा किया गया है और कूटनीति करके वो जमीन अपने पक्ष में की गई। जी रफ़ीक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं अपराध का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन योगी सरकार भी अपराधियों पर सख्त है और जो इस तरीके से अवैध रूप से गरीबों की या फिर दबे कुचले वर्ग की जो ज़मीनों को हड़प लिया करते थे, अब ऐसे लोगों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्हीं में से एक नाम है दिलीप मिश्रा, अब उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। 12 ऐसी संपत्तियाँ चिन्हित की गई हैं जिनको उसने अपराध के रास्ते पर चलते हुए अर्जित किया था, अब उनकी भी कुर्की की जाएगी जल्द ही। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हिमाचल के हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के हमीरपुर में नर्सिंग एसोसिएशन ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नर्सिंग एसोसिएशन ने यह कहा है कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन उन सभी नर्सों की सुध नहीं ले रहा जो टांडा मेडिकल कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, क्योंकि पहले ये मरीज हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन रहे हैं। और नर्सिंग एसोसिएशन ने सरकार से गुहार लगाई है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक तंत्र की सुध लें। नर्सिंग एसोसिएशन ने अब निर्णय लिया है कि वो अब बाजू पर काले बिल्ले लगाकर अपना विरोध जताएंगी और अपनी सेवाएं देंगी। करने के लिए कल से हम अपने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को रिटर्न में दे चुके हैं और जब तक हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काम नहीं किया जाता तब तक कल से हमारी सारी लड़कियां काले बिल्ले लगा के काम करेंगी। और हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो क्लास 4 है, चाहे स्टाफ नर्सेज हैं, चाहे डॉक्टर हैं, उन सब के लिए प्रोटोकॉल सेम होना चाहिए। डॉक्टरों को तो इन्होंने क्वारंटाइन कर दिया, लेकिन वो भी झगड़ के लिया है उन्होंने क्वारंटाइन, लेकिन स्टाफ नर्सेज को यही बोला गया कि वो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के साथ अपना काम करें। तो ऐसा क्यों है? प्रोटोकॉल तो एक जैसा ही होना चाहिए। तो अभी तो फिलहाल हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए 1 या 2 स्टाफ नर्सेज ही अच्छे। तो जो नर्सें हैं उनमें कहीं ना कहीं रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के जो मरीज हैं उनका वो इलाज करती हैं और ऐसे में जो डॉक्टर अगर कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं तो उनको क्वारंटीन कर दिया जाता है और जो नर्सेज होती हैं उनसे लगातार काम लिया जाता है। तो ऐसे में उनमें कहीं ना कहीं रोष दिखाई दे रहा है, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसी को लेकर के उन्होंने अपना विरोध जताया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो अब काली पट्टी या काला बिल्ला लगा करके अपनी सेवाएं देंगी, लेकिन विरोध जरूर, आक्रोश जरूर है उन नर्सों में, क्योंकि उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, उन्हें कोई राहत नहीं दी जाती, उनकी कोई मदद नहीं की जाती और इसी को लेकर के उनमें विरोध है। इसीलिए नर्सिंग एसोसिएशन ने अब सवाल उठाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं मेडिकल कॉलेज के प्रशासन पर और ये मांग की गई है कि प्रोटोकॉल सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। डॉक्टर और नर्सेज में भेदभाव क्यों किया जा रहा है इस कोरोना महामारी के समय में भी? तो लगातार उनका जो अपना एक अनोखा तरीका है विरोध जताने का। हालांकि इस पूरे विरोध के दौरान किसी भी तरीके की कोई भी सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी और वो लगातार अपनी सेवाएं देती रहेंगी। और अब जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो कहीं ना कहीं अपना काली पट्टी या काला बिल्ला लगा करके अपना विरोध दर्ज करवाएंगी। हमीरपुर का यह पूरा मामला है। हिमाचल के हमीरपुर में
ये मामला सामने आया है कि वहाँ पर जो नर्सेज हैं उनकी देखरेख नहीं हो पा रही है, उनको कोई मदद नहीं दी जा रही है, उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है और जो मेडिकल कॉलेज का प्रशासन है उनकी बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसी को लेकर के उन्होंने अपना आक्रोश जताया है और नर्सिंग एसोसिएशन ने कई सवाल मेडिकल कॉलेज पर उठाए हैं, मेडिकल कॉलेज के प्रशासन पर उठाए हैं। जिस तरीके से लगातार कोरोना की महामारी बढ़ रही है और हर दिन नए जो मरीजों की संख्या उसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन ऐसे में जो प्रोटोकॉल है वो सिर्फ डॉक्टर्स पर फॉलो किया जा रहा है, ना कि जो कर्मचारी हैं, जो नर्सेज हैं, वो इस प्रोटोकॉल के दायरे से कहीं ना कहीं उनको बाहर रखा जा रहा है और इसी को लेकर के जो नर्सेज हैं उनमें भी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। और इसी वजह से अब नर्सिंग एसोसिएशन ने गंभीर सवाल उठाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं मेडिकल प्रशासन पर और ये मांग की है कि उनकी भी सुध ली जाए और प्रोटोकॉल जो है वो सबके लिए एक जैसा हो। डॉक्टर को ही क्यों क्वारंटीन कर दिया जाता है या फिर डॉक्टर को बेहतर सुविधाएं दी जाती हैं इस पूरे मामले पर, लेकिन जो नर्सेज हैं जो सबसे आगे रह करके काम करती हैं और लगातार काम करती रहती हैं, उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनकी सुध नहीं ली जा रही है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हरियाणा के खेल और युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह कुरुक्षेत्र दौरे पर पहुंचे और इस दौरान मंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए साझे प्रयासों की जरूरत है। खेल मंत्री ने युवाओं को संदेश देते हुए यह कहा है कि कुरुक्षेत्र को नशा मुक्त जिला बनाना उनका एक लक्ष्य है और हाल ही में ही केंद्र सरकार ने देश को नशा मुक्त करने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान को चलाने का निर्णय लिया है और इसके तहत देश के 272 जिलों का चयन किया गया है। इस अभियान के तहत हरियाणा के 10 जिलों को चिन्हित किया गया है। इन जिलों में कुरुक्षेत्र जिले को भी केंद्र सरकार ने चिन्हित किया है और इसी के तहत संदीप सिंह जो कि खिलाड़ी भी रहे हैं पहले और अब खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने युवाओं से अपील की है, जो स्थानीय लोग हैं उनसे अपील की है कि कुरुक्षेत्र को नशा मुक्त बनाना है। कई जिलों को चुना है जिसमें उन्होंने अभियान शुरू करवाया है और ये महीने के अंत तक सोशल मीडिया के जरिए से, चाहे वो हमारी संस्थाएं हों, NGOs हों, ब्लॉक लेवल पर हों, उनके माध्यम से, पुलिस के माध्यम से और पार्टियों के माध्यम से उन्होंने कहा है कि आप सोशल मीडिया में मैसेज दें कि किस तरीके से हम नशा को मुक्त कर सकते हैं। तो उसमें हमारा जिला कुरुक्षेत्र भी 10 राज्य जो अपने राज्य में 10 जिले जो हैं उसमें कुरुक्षेत्र जिला भी है। तो यहाँ पर मैं खुद चाहता हूँ कि मेरा खुद पहले जब मैं स्पोर्ट्स कर रहा था तब भी मेरा ये रहता था कि जो यंगस्टर्स हैं, युवा हैं, वो आगे बढ़ें और अगेंस्ट जो है नशे के बोलें और जो बच्चे, जो युवा जो इसमें किसी न किसी गलती से या किसी न किसी मिस हैपनिंग की वजह से नशे में बढ़ जाते हैं, उसको ज़रूर हम वापस लेके आएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके परिवार भी उस चीज़ से नाराज़ रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो इसको हम सब मिलकर एक नशे को दूर करने के लिए एक स्टेप उठा सकते हैं। चंद्र प्रकाश हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। तो चंद्र प्रकाश, क्या कुछ तैयारी है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? जिस तरीके से खेल मंत्री ने ये कहा है कि उनका सपना है कुरुक्षेत्र को नशा मुक्त बनाना, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं? बताना चाहूंगा, देखिए जिस तरह से 272 जिले थे जो पूरे इंडिया के वो घोषित किए गए हैं नशा मुक्त अभियान को लेकर, ये केंद्र सरकार का जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है उसमें उन्होंने 272 जिले ये नशे के घोषित किए हैं, जिनमें कुरुक्षेत्र जो धर्म और कर्म के नाम से जाना जाता है, कुरुक्षेत्र ये काफी फेमस नगरी है और कुरुक्षेत्र में भी काफी तेजी से नशा बिक रहा है। तो इसको लेकर खुद कल जो हरियाणा प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह, उन्होंने खुद कहा है कि नशा इतनी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि वो खेल मंत्री के नाते उन्होंने कहा है कि युवा आगे आए, युवा बढ़े। तो उन्होंने खुद अपील की है कि ये जो नशा है इसको कुरुक्षेत्र को चयनित किया गया है, नशा मुक्त बनाना है, इसको लेकर वो युवाओं से अपील कर रहे हैं और अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लोग आगे आए तभी ये जो नशा है खत्म हो सकता है। जी, तो जिस तरीके से उन्होंने अपील आम लोगों से की है, स्थानीय युवाओं से की है कि नशे के खिलाफ सामने आए, लेकिन जो वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है या पुलिस की जो टीम है उनको क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि नशा बिकता है, जो नशे की तस्करी की जाती है, उस पर लगाम लगाई जा सके? जी, नशे की तस्करी की बात की जाए तो क्योंकि कुरुक्षेत्र में नशा अभी, क्योंकि नशे के कारण ही ज्यादा तक
3 जो लोग थे वो मौत के घाट भी उतारे जा चुके हैं। तो बात की जाए कुरुक्षेत्र में नशे को लेकर ही अभी 2 दिन पहले लड़ाई झगड़ा हुआ, सरेआम माथे में गोली मार दी तो एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। उससे पहले पेहवा, जहां से खुद विधायक बने हैं प्रदेश सरकार में, खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, वहां पर भी नशे को लेकर ही झगड़ा होता है और गोली मार दी जाती है सरेआम चलती राह पर दिन दहाड़े। कहीं ना कहीं नशा है, नशा जो अपने आप में बहुत तेजी से फैल रहा है, तो इसको लेकर सरकार द्वारा जो 31 मार्च 2021 तक नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की गई और कुरुक्षेत्र को भी इसके अंदर चुना गया है कि नशे से दूर रहें युवा, और ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं वो आगे आए और नशे को जिस तरह से दूर किया जा सकता है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पहल की है क्योंकि शामिल किया गया है कुरुक्षेत्र के साथ साथ 272 जिले से शामिल किए गए। जी, तो जिस तरीके से अब ये जो सरकार ने पहल की है कि नशा मुक्त बनाना है इन जिलों को और उसमें कुरुक्षेत्र भी शामिल है, तो कुरुक्षेत्र के लोगों में किस तरीके की वहां से प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्या लोगों का जो रुझान है वो नशे के खिलाफ बढ़ रहा है या फिर नशे की तरफ ज्यादा लोगों का जो रुझान है वो देखने को मिल रहा है? आप बात की जाए तो युवा है, जो युवा खुद कह रहे हैं कि बहुत अच्छा ये प्रयास है जो केंद्र सरकार का जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है उसने जो प्रयास किया है, कहीं ना कहीं इससे युवा जो धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में आ गए थे, जो नशे की तरफ बढ़ रहे थे, वो अब कम होगा। कहीं ना कहीं जो कुरुक्षेत्र जो धर्म और कर्म के नाम से जाना जाता है, नशा मुक्त कुरुक्षेत्र होगा, तो अपने आप में कुरुक्षेत्र को भी एक पहचान मिलेगी। जी, कुरुक्षेत्र को एक पहचान जरूर मिलेगी, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन का जो काम होता है, क्या उसकी तरफ अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? क्या प्रशासन ने भी इस बारे में कोई पहल की है या फिर जागरूकता फैलाने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया हो? जी, प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ना कहीं लोगों के बीच में जा रहा है, लोगों से मिल रहे हैं और नशे के बारे में जागरूक कर रहे हैं कि लोग नशे से दूर रहें, और जो नशा धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस नशे से दूर होकर ही आगे जो दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, उनका भी सामना दूर किया जा सकता है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए चंद्र प्रकाश बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जो कुरुक्षेत्र है, धर्मनगरी है, अब उसको नशा मुक्त बनाने का जो बीड़ा है वो उठा लिया है संदीप सिंह ने और इसके लिए अब लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पंखाजूर बीजेपी के पूर्व जनपद पंचायत के अध्यक्ष नोहर सिंह के पिता को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बीजेपी नेता के पिता के सीने में गोली मार करके उनकी हत्या की गई है। बाद में शव को पखांजूर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर ग्रामीणों ने निजी गाड़ी में जख्मी हालत में उन्हें पखांजूर अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि पहले भी नक्सलियों ने कई बार पर्चे फेंककर चेतावनी दी थी। ये पूरी घटना बड़गांव थाना क्षेत्र के मंडा गांव की बताई जा रही है। तो जिस तरीके से लगातार जो नक्सली हैं वो कहीं ना कहीं आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और अपना जो खौफ है वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो नक्सलियों में सुधार भी हो रहा है। कुछ नक्सली अपना जो गलत रास्ता है उसको छोड़ करके मुख्य धारा में शामिल भी हो रहे हैं, लेकिन जो नक्सलवाद फैलाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और अब बीजेपी नेता के पिता को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई है। ऐसी घटना मिली कि अज्ञात नक्सली लोगों ने की संख्या में 3 थे, वो लोग आकर उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। सर, वर्दी में थे नक्सली? अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है मतलब जिससे, परंतु उनको नक्सलियों ने गोली मारकर जंगल की ओर भागने की घटना हुई है, जिस पर की अग्रिम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। कितना गोली लगी इस? अभी प्राइमा फेसी देखने पर ये समझ में आ रहा है कि एक गोली मारी गई है, उसके बाद मार्ग जांच कर और पीएम रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई बता गया। सर, इसके पहले भी मृतक को 3-4 बार नक्सलियों ने चेतावनी दी थी, संबंध में पुलिस की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की? जैसा कि पूर्व सरपंच रहा है तो विकास कार्यों को लेकर एक्टिव रहा होगा इस प्रकार से, और इसकी भूमिका को जांच करने की प्रस्ताव भी आगे हो सकता है। शुभम हमारे संवाददाता कांकेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी नेता के पिता की हत्या की गई है? सर, मैं बताना चाहूंगा ये जो पूरा मामला है वो कांकेर जिले के अंतर्गत बड़गांव क्षेत्र का है, जहां पे बीजेपी के नोहर सिंह उसेंडी के पिता को गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी नक्सलियों ने। तो वही एक ग्रामीणों में, उस ग्राम में भी एक दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल मामला यह था कि जो बीजेपी जो घस्सूराम जो उसेंडी थे वो दरअसल अपने पड़ोस के गांव में गए थे कुछ त्योहार के मनाने। वहीं नक्सलियों ने पहले से घात लगाकर रखा था और जैसे ही वो उन्हें मौका पे पाए तो उसी के गोली मारकर वो घटना को अंजाम दिए। इस बारे में कोई पहले चेतावनी दी गई थी या कोई धमकी दी गई थी? जी,
जानकारी के अनुसार चेतावनी कई एक बार दिए गए थे इनको कि पहले भी कई बार पर्चे भी छोड़े गए थे उनके ग्राम में, उसके बावजूद भी। और में सबसे महत्वपूर्ण वाली बात यह है कि इनके जो साले है, इनका जो साला है, उनको नक्सलियों ने ठीक 1 साल पहले ही गोली मारकर हत्या की थी और ठीक उसके 1 साल होने के पश्चात ही फिर से एक बड़ा वारदात को नक्सलियों ने अंजाम को दिया है। जिस तरीके से आपने बताया कि 1 साल पहले इन्हीं के परिवार से, इन्हीं की रिश्तेदारी में किसी को मारा गया था, तो ऐसे में अगर इस पूरे परिवार को या इनके रिश्तेदारों को टारगेट किया जा रहा है तो क्या इन्होंने सुरक्षा की मांग की है सरकार से या प्रशासन से? देखिए, सुरक्षा के नाम पे तो पुलिस हमेशा ये बोलती है कि हर जगह की हम सुरक्षा देंगे, पर अगर हम साफ तौर पे देखें तो इसमें उतना कुछ खास दिखा नहीं, क्योंकि पुलिस प्रशासन अभी भी ये बोल रही थी कि सुरक्षा की जो कड़ी वहाँ पे व्यवस्था थी, वहाँ पे एक बीएसएफ कैंप भी बैठा गया है जहाँ पे ये हत्या हुई है, जहाँ पे ये कांड हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी बीएसएफ कैंप के रहते हुए भी नक्सलियों ने ऐसी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिससे जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। पानी के निकास की भी सही व्यवस्था नहीं है। घरों में पानी भरने की वजह से घर का सामान और राशन भी खराब हो गया है, जिससे खाने की समस्या भी वहाँ पर पैदा हो गई है। ये अवस्था ऐसे देखिए, हम लोग का तो राशन पता ही पूरा डूब गया। ऐसा पानी आया, हम लोग 12 बजे रात से जागा हुआ है, सोआ नहीं। हम लोग का तो पूरा दुकान धैले जितना राशन था सब डूब गया। अब उसका बाद अब ये सावधान देख रहे हैं, 10 साल 15 साल से ऐसे ही हो रहा है। रास्ता के भी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। मुकुल सिंह गुप्ता है, वो भी नहीं आते हैं झाँकने के लिए। वोट मिलता है, वो जीत जाते हैं, उसके बाद झाँकने नहीं आते हैं। हाँ, तो इसका समस्या आप लोग कुछ करिए। अब ये दोनों हम लोग को गली का रोड है, वो दोनों सेम है, एकदम कहानी है। आप तो खुद ही देख रहे हैं सर कि आपको यहाँ पर देखिए कैसा अवस्था हुआ है घर का। पानी अचानक आया कहाँ से? हाँ, ये बारिश की वजह से पानी आया कि कैसे आया, पूरे ऐसा अवस्था हो गया, सबके घर में पानी घुस गया है। दादा, हम लोग के अभी 20 साल हमको यहाँ पर आया हुआ है। जब से हम लोग आया तब से हमें पानी ड्रेन के लिए, हमको लाइन बिजली के लिए बहुत तकलीफ यहाँ पर हुआ है। अभी ऐसा समस्या है, जैसा पानी ढुका है, हम लोग के घर में बाल बच्चा के रहने भी मुसीबत बहुत पड़ गया है। खाना पीना कैसे लोग बनाएगा, कैसे खाएगा, कैसे बच्चा के लोग के रोड में लेके चलेगा, वो व्यवस्था बहुत खराब है। हम लोग काउंसलर से यही चाहते हैं, हम लोग को व्यवस्था कुछ कर दो यहाँ पर। हमारा नाम विश्वनाथ ढालिया। अच्छा, क्या अवस्था है आप लोगों का? अवस्था तो एकदम बुरा हालत है। रात 12 बजे से तो हम जाग के है, मतलब जाग के आदमी का घर में सब पानी घुस भी गया, सब भाषा के लेके चला गया। हाँ, और बस ऐसे ही चल रहा है, एकदम पूरा पानी हो गया, पूरा भाषा के लेके गया। आदमी का घर में एकदम पूरा घुस के जितना सामान वामान है सब। तो ऐसा क्यों हुआ? पानी कहाँ से आ गया इतना पानी अचानक? ड्रेन का कोई व्यवस्था नहीं है, रास्ता नहीं है, गाड़ी जाने का रोड नहीं है, ड्रेन का कोई मतलब ये नहीं है पानी जाने का। आप लोगों को क्या दिक्कत है? मेरा घर में देखिए, रात 2 बजे से हम लोग कोई भी सोया नहीं है। पूरा घर भीतर और किचन रूम पूरा हम लोग का पानी से एकदम पूरा लथपथ, बड़ा आधा कमर पानी हो गया है। चावल का बोरा, आटा उटा सब भीज गया है। घर में खाने का मतलब कुछ भी नहीं है, इतना हालत खराब है। अब आज से नहीं, 20 साल से यही पानी का दिक्कत हम लोग हर साल झेल रहे हैं। हर साल कोई भी ऐसा दिन नहीं है, हर सावन महीना में पूरा पानी से पानी लथपथ हो जाता है। बाथरूम, टैंकी वगैरह सब भर जाता है। पानी पीने का। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शांतनु बनर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतनु, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? क्योंकि जिस तरीके से सिलीगुड़ी की जो तस्वीरें सामने आई है, काफी पानी वहां पर भरा हुआ है, लोगों तक कोई भी मदद अभी तक वहां पर पहुंचाई गई है या नहीं? जी नहीं, सबसे बड़ी बात जो देखिए, जब फिर से बंगाल में जो मतलब बदल पार्टी है और इसी कारण से बंगाल की कहीं भी इलाका, मतलब सिलीगुड़ी, नॉर्थ बंगाल का बात तो मतलब लगातार बारिश हो रहा है। मतलब कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं, कई तीस्ता से मतलब इतना पानी मतलब सबसे ज्यादा बढ़ता है तीस्ता में, क्योंकि कुछ दिन पहले कार्तियान में मतलब एक बहुत बड़े एक मकान भी गिर चुके थे। उसके बाद भी मतलब हिल स्टेशन जहाँ पर पश्चिम बंगाल के जहाँ पे हिल स्टेशन है, ये सबसे मतलब भारी नुकसान हुआ था। और इसी वजह से मतलब सिलीगुड़ी और तीस्ता जो इलाका है, इसी इलाका में हर रोज कम से कम मतलब भारी मात्रा से बारिश भी होता है। और बारिश की वजह से मतलब
पानी भी बहुत मतलब ज्यादा बढ़ता है। इसी कारण से सिलीगुड़ी का विस्तीर्ण जो इलाका है, कई इलाका पर इतना मतलब बारिश होने के कारण से घर घर में जो पानी पहुंच गया, वो खाना और राशन भी मतलब उसका सब कुछ खराब हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जो कहा था, ये कम से कम जो लोग जो बर्बाद हो चुका है, जिसका घर खराब हो चुका है, जिसका नुकसान ज्यादा हो चुका है, तो उसको तो देखने के लिए कम से कम ये सही बात नहीं है, उसको तो कम से कम कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए था। लेकिन अभी तक मतलब कोई सरकारी आधिकारिक ने भी अभी तक उसी इलाका पे नहीं पहुंचा। जैसे आप लोग अगर देखिएगा तो पूरा बंगाल का जो अभी जो बारिश मतलब जो शुरू हुआ से फिर से जो मौसम का जो जानकारी दिया है, फिर से और लगातार 4 दिन भारी बारिश होगा। जी बिल्कुल शांतनु, जिस तरीके से लोगों को हमने सुना है, लोगों में काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी आक्रोश है वहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से ये जो स्थिति बनी हुई है ये काफ़ी भयावह है, डरा देने वाली है। और इसकी वजह से जो कच्चे मकान हैं वो लगभग ख़राब हो जाते हैं, और जो लोग जिनका सामान घरों में नीचे होता है, क्योंकि घरों में पानी भरा हुआ है कई फुट तक, तो ऐसे में उनका सामान भी ख़राब हो चुका है। तो लोग किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं अपना? जी बिल्कुल बात तो सही है। तो यही तो सबसे बड़ी बात है। मतलब कई इलाका पर आप अगर देखें, जो सिलीगुड़ी इस तरफ नहीं है, पूरा बंगाल का ऐसी कोई इलाका है जहाँ पे अभी तक भी पानी है, अभी भी घर के, क्योंकि हम कुछ दिन पहले मेदिनीपुर क्षेत्र में जो तस्वीरें हम लोग दिखाया था एएनबी चैनल पे हम लोग दिखाया था, जो अभी भी मतलब उसी घर में अभी भी पानी है। और उसी इलाका में आप सबसे बड़ी बात जो है, बारिश का मौसम में अभी मतलब डेंगू का सीजन है, तो ये कम से कम तो सभी सरकारी अधिकारी तो ये इसको ध्यान देना चाहिए था। और साथ साथ आज जी बिल्कुल कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हरियाणा के फरीदाबाद में नवीन नगर चौकी इलाके में पति पत्नी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर पति पत्नी को पड़ोसियों ने बेरहमी से पीटा है। हालांकि ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है और पीड़ित का यह भी कहना है, पीड़ित परिवार का यह कहना है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई है। जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश भी दिए थे, लेकिन अभी तक भी नगर पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। ये पानी के चक्कर में हो रही है सर। हमने अपनी चबूतरा धोने के लिए बाहर निकली हूँ, हमें कह रहा है पानी मत गिराओ। मैं बोली मेरा घर है, मैं चबूतरा धोऊंगी, मैं आपके डर के मारे कि अपने घर साफ सफाई नहीं करूं। इसके बाद पर भिड़ गया मेरे मारने के लिए। फिर हमें मारने लगे तो हमारे घर वाले गया छोड़ाने के लिए, हमारे घर वालों को भी पीटा। जब महिला थाना गई हूँ, महिला भी थाना नहीं सुनाई हुआ, कह रहा नवीन नगर चौकी जाओ। फिर चौकी आई हूँ, चौकी में सुनाई नहीं। फिर वहाँ से मैं 21 सेक्टर गई हूँ कमिश्नर साहब के पास। उससे फिर मैंने 2 बार राय लेके फिर उसको बुलाया पुलिस चौकी। फिर उसने बुला के पूछा उससे कि ये लड़के के जयपाल नाम है पुलिस वाले को। उसने बोला अरेस्ट क्यों नहीं किया है, 1 दिन के अंदर में अरेस्ट हो जाना चाहिए अगर उसने कोई सुनवाई नहीं। तो ये बरसाती पानी था या अपने घर का पानी यूज करने को लेकर लड़ाई हुई थी? अपने घर के भी पानी है, बरसात के पानी है सर। हमारा उल्टा चादर डाला हुआ है, हमारा घर में दिक्कत है। उस समय हमारे पैसे नहीं था, हम उल्टा चादर डाल दिया था। बरसातों का पानी फेंकती हूँ सर जी। हमें घर में पूरा पानी घुस जाती है, वही बरसात के पानियों के लिए लड़ाई होती है। और उसने सूखे में पानी डालते हैं, हमने 1 बाल्टी से पानी से चबूतरे धोने लग गई हूँ, इसके वजह से मारी है। बताओ तो कोई पुरानी रंजिश है इनसे आपकी? जी पुरानी दुश्मनी ये है कि हमने जब से कैमरा लगाई हूँ वो हमारे पीछे पड़ी है। उसकी घरवाली ने सारी चोरी किया था, जबकि इनका तो कोई राइट ही नहीं बनता है हमें कुछ बोलने का। इसी बात पे उसने बोला कि आप करोगे तो मैं मारूंगा। मैं बोला भाई मैं तो साफ करूंगा। इतने बात पे मेरे घरवाली को खींच के चप्पल मारा। उसके बाद इतना मारा कि वो बेहोश हो गई, एम्स में भर्ती हो गई। तो पुलिस की तरफ से किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है अगर बात की जाए? पुलिस की तरफ से अभी तो सर कुछ नहीं चल रहा है कर रहा है। मैं तो यही जानूँगा कुछ नहीं चल रहा है। इसलिए कि 17 अगस्त की बात है 2020 की, जबकि हमने पुलिस चौकी गया, उन्होंने वहाँ भेज दिया हमें ये बीके में एमएलए कटवा के लिया। वहाँ से एमएलए कटवा के ले आया तो कह रहा है ये वहाँ बेहोश लेटी हुई थी, कह रहा है इसको घर ले जाओ खिलाओ पिलाओ। चौकी में बेहोश लेटी पड़ी? हाँ नवीन नगर चौकी में। कह रहा है घर ले जाओ खिलाओ पिलाओ, शाम को आना। कौन सी कॉलोनी का मामला है ये? रोशन नगर अगवानपुर फरीदाबाद का है। कौन है ये कौन है ये परिवार जिन्होंने आपका इस प्रकार? ये हरदेव सिंह हृदय राय मसाला वाला, यानी कि दाढ़ी वाला बाबा भी कहता है, कोई बाबा भी कहता है, कोई ढोंगी बाबा भी कहता है। नाम बदल के अपना वारदात को अंजाम देता है। बराबर है सर।
पूजा शर्मा हमारी संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के? कब का ये वीडियो जो वायरल हो रहा है और क्यों इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही? ये जो मामला है ये रोशन नगर अगवानपुर का है और 17 अगस्त को यह वारदात हुई थी, जिस वक्त गली में सफाई के पानी की निकासी को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ और एक पक्ष ने अपने परिजनों के साथ मिलकर महिला और उसके पति को इतनी बेरहमी से पीटा कि महिला की हालत जो है काफी खराब हो गई इसमें। और देखिए 17 अगस्त का यह मामला है। फरीदाबाद पुलिस सुरक्षा और सहयोग की बात करती है और पुलिस आयुक्त ओपी सिंह ने जब पदभार संभाला था तो उस वक्त सभी जो थाना प्रभारी थे, चौकी प्रभारी थे, उन्हें यह सख्त हिदायत दी गई थी कि लोगों को हरासमेंट किसी भी तरह से ना की जाए, उनकी उचित सुनवाई हो, लोग पुलिस का उपायुक्त कार्यालय के चक्कर ना लगाएं। लेकिन देखिए वर्तमान में जमीनी हकीकत क्या है कि ये जो पीड़ित हैं ये 17 अगस्त से दरबदर भटक रहे हैं और अब सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो वायरल हुई है। इस मामले में लगातार महिला थाने में शिकायत की जा चुकी है, चौकी और थानों के चक्कर काट चुके हैं पीड़ित, लेकिन पुलिस कहीं सुनवाई करने को तैयार नहीं है। मीडिया में जब ये मामला उठा तो उसके बाद पुलिस आयुक्त इस पूरे मामले का संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि कितने लोग ऐसे होंगे जो इस तरह से आगे आकर अपनी व्यथा को बता सकते होंगे। जो चौकी है, चौकी प्रभारी है, जो थाना प्रभारी है, वो किस तरह से लोगों को प्रताड़ित करते हैं जब वो अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। ये पूरा जो मामला है ये इस बात का एक प्रत्यक्ष प्रमाण नजर आता है। जी पूजा, जिस तरीके से आपने बताया और पीड़ितों ने भी जो जानकारी दी है उसमें उन्होंने ये बताया कि पुलिस कमिश्नर ने तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थानीय पुलिस है, जो स्थानीय इलाके में जो थाना है, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। तो इस बारे में कुछ पुलिस की तरफ से कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए इसमें जो है पुलिस पीआरओ धारणा यादव से संपर्क करना चाहा लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। पुलिस आयुक्त ओपी सिंह काफी सख्ती और गांधीगिरी दोनों स्टाइल से जो है अपने जो निचले स्तर के जो पुलिस अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं कि पुलिस जो है फैमिली पुलिस बनकर लोगों के साथ नजर आए। जिस तरह से फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसे जो स्थानीय चौकी प्रभारी है, स्थानीय थाना है, वो लोगों के लिए फैमिली पुलिस बने। लेकिन उन आदेशों का क्या असर हो रहा है आप देख सकते हैं कि ये पीड़ित दंपति लगातार दर-बदर भटकते रहे। पुलिस आयुक्त को शिकायत दी, लेकिन शायद जो लापरवाह पुलिसकर्मी है उनके हौसले इतने बुलंद है कि पुलिस कमिश्नर के आदेशों को भी दरकिनार किया गया और अभी तक ये जो दंपति है इनको अभी तक न्याय नहीं दिया गया है। हालांकि पुलिस आयुक्त के संज्ञान में दोबारा ये मामला लाया गया है मीडिया के जरिए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। जो दूसरा पक्ष है, जो आरोपी पक्ष है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्या वो ऐसे ही दबंगई करते रहते हैं या इलाके में कुछ ऐसा उनका कोई दबदबा है, रोब है? जी, जो दूसरा पक्ष है जिन्होंने मारपीट की है वो इस सारे मामले के बाद जब मीडिया में ये मामला उछला उसके बाद मीडिया से जो है रूबरू होने से कतराते रहे हैं, लेकिन आसपास हमने छानबीन की तो दबंगई की बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो पहला पक्ष था उसको दबाने की कोशिश की जा रही थी। और मारपीट जो है ये पहला मामला नहीं है, पुरानी रंजिश जो है आपसी झगड़ों के साथ ही चली आ रही थी और ये जो मारपीट हुई है वो उसी रंजिश का एक हिस्सा मानी जा रही है। जी, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगेंगे। जी देखिए, बिल्कुल जो स्थानीय चौकी प्रभारी होते हैं, थाना प्रभारी होती है, वो अक्सर इसी बात को लेकर विवादों में रहते हैं कि दो पक्षों के बीच में कोई भी विवाद होता है तो पुलिस कई बार एक तरफा या तो कार्रवाई करती है मिलीभगत से कथित रूप से या फिर कार्रवाई करती ही नहीं है और जो आरोपी पक्ष है उसको बचाने का प्रयास किया जाता है। पुलिस आयुक्त ओपी सिंह जो अपनी कार्यशैली को लेकर फरीदाबाद में काफी चर्चा में है, वे इस बात को, उन्हें भी कहीं ना कहीं इस बात का आभास था और पदभार संभालते ही उन्होंने इस बात को कहा था कि जो पुलिसकर्मी है वो अपनी कार्यशैली में बदलाव लाए। लेकिन लगता है कि पुराने ढर्रे पर अभी भी फरीदाबाद पुलिस चल रही है और कहीं ना कहीं इस सारे मामले में जिस तरह से पीड़ित पक्ष लगातार भटक रहा है न्याय के लिए, पुलिस कार्रवाई के लिए, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत जो है दूसरे पक्ष के साथ है, तभी जो ये पक्ष है, दंपत्ति है,
लगातार महिला थाने में सुनवाई नहीं होती है, पुलिस आयुक्त कह देते हैं तब भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो कार्रवाई पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं इस पूरे मामले में, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो ऐसे में जो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं उन पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर पर भी अब सवाल उठेंगे, क्योंकि उनके जो दिशा निर्देश हैं उनके तहत काम नहीं हो रहा है। और अगर स्थानीय पुलिस प्रशासन पर कोई जिम्मेदारी किसी की तय नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से एक बड़ी लापरवाही ये सामने आई है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए पूजा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से ये मारपीट का पूरा मामला सामने आया है, 2 हफ्ते से पीड़ित जो परिवार है वो दर की ठोकरें खा रहा है। पुलिस कमिश्नर के दिशा निर्देशों के बाद, आदेशों के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई इस पूरे मामले पर नहीं की गई है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।